नमस्कार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जो इस चैनल पे नए हों कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इस वीडियो के माध्यम से दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे में नागपुर डिवीज़न में जो 8/2/2025 को पेपर हुआ था CLI इलेक्ट्रिकल, जिसमें 110 क्वेश्चन थे, जिसमें 100 क्वेश्चन करना अनिवार्य था। और हमने फर्स्ट पार्ट में क्वेश्चन 1 से 50 तक को विथ एक्सप्लेन सॉल्व किया गया था, और इस वीडियो में 51 से 110 क्वेश्चन को सॉल्व किया गया है। तो आइए हम लोग पुनः इस वीडियो के माध्यम से 51 से 110 क्वेश्चन को विथ एक्सप्लेन कवर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, TC 912 में क्या क्या अथॉरिटी शामिल है? इन TC 912 व्हाट अथॉरिटी इंक्लूडेड इन दिस फॉर्मेट? तो दिया है अथॉरिटी टू प्रोसीड विदाउट लाइन क्लियर, ये भी सही है। कॉशन ऑर्डर, ये भी सही है। अथॉरिटी टू प्रोसीड विथ लाइन क्लियर, ये गलत है। अथॉरिटी टू पास सिग्नल एट ऑन, अर्थात 1 और 2 सही है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा C, 1 और 2। TC 912 ऑटोमेटिक सिस्टम में रिलीफ इंजन या लाइट इंजन ले जाने के लिए TC 912 दिया जाता है। यदि अन्य फॉर्म की चर्चा करें तो एक TA 912 होता है जो ऑटोमेटिक, सेमी ऑटोमेटिक, मैनुअल गेट स्टॉप सिग्नल के लिए दिया जाता है, और अकेले में ये फॉर्म अथॉरिटी नहीं दी जाती है। और एक फॉर्म आता है आपका TB 912। TB 912 आपका अथॉरिटी ऑफ वर्किंग ऑफ ट्रेन, टोटल इंटरप्शन ऑफ कम्युनिकेशन या ऑब्स्ट्रक्शन ऑन लाइन इन ऑटोमेटिक सिस्टम। और TC 912 भी हमने बताया कि रिलीफ इंजन या लाइट इंजन के लिए दिया जाता है। TC के बाद एक और आता है TD 912। TD 912 ऑटोमेटिक सिस्टम में सिग्नलों के प्रोलॉन्ग फेल्योर के समय में TD 912 दिया जाता है। एक फॉर्म और है TE 912। TE 912 है अथॉरिटी फॉर ये है टेम्पोररी सिंगल लाइन वर्किंग ऑन डबल लाइन, अर्थात TSL के लिए ऑटोमेटिक सेक्शन यानी डबल लाइन में TSL के लिए TE 912 दिया जाता है। नेक्स्ट है आउटलेइंग साइडिंग के पॉइंट से कॉशन ऑर्डर कितनी दूरी पर लगाया जाता है? कॉशन इंडिकेटर इज ए प्रोवाइड इन डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट इन आउटलेइंग साइडिंग 800 मीटर, 1200 मीटर, 600 मीटर, नन ऑफ दीज। तो इसका ऑप्शन है D, नन ऑफ दीज। नेक्स्ट है SECR के ऑपरेटिंग मैनुअल 2008 रूल बुक में अभी तक कितने करेक्शन स्लिप आ चुके हैं? तो ये जिस जोन में है उनको ये पता होगा। नेक्स्ट है B श्रेणी के लोको पायलट को प्रत्येक ... बाद एक बार ग्रेडिंग किया जाता है, अर्थात B कैटेगरी लोको पायलट विल बी ग्रेडेड वंस ईयर। तो B कैटेगरी के लोको पायलट को प्रत्येक यानी 2 वर्ष के बाद ही ग्रेडेशन किया जाएगा, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा B। यदि C कैटेगरी के लोको पायलट हैं तो 1 वर्ष बाद ग्रेडेशन किया जाता है, 1 ईयर। यदि B कैटेगरी के लोको पायलट हों तो 2 ईयर ग्रेडेशन किया जाता है। यदि A कैटेगरी के लोको पायलट हो तो 3 ईयर्स के बाद ग्रेडेशन किया जाता है। और इनका मार्किंग समझ लें कि जो CLI के द्वारा लोको पायलट का ग्रेडेशन किया जाता है, तो C है तो 1 वर्ष, B है तो 2 वर्ष, और A ग्रेडेशन है तो 3 वर्ष बाद। तो यदि इनके मार्किंग जो दिया जाता है CLI के द्वारा, उसमें चर्चा कर लेते हैं कि C ग्रेड के लोको पायलट को मार्किंग 50 से 59 होता है, और B ग्रेड के लोको पायलट को मार्किंग 60 से 79 होता है, और A ग्रेड के लोको पायलट का 80 से एबव अर्थात 100 तक होता है, अर्थात इसमें 2 ईयर्स। नेक्स्ट है सेमी ऑटोमेटिक होम सिग्नल ऑन है, उस पर लगा कॉलिंग ऑन सिग्नल को ऑफ किया जाता है, तो लोको पायलट ... स्पीड से आगे बढ़ेगा।
when the loco pilot is authorized to pass a semi-automatic home signal on by taking up the calling on signal fixed below it, he shall proceed with speed। तो ऑप्शन में दिया है 15 kmph एंड प्रिपेयर टू स्टॉप शॉर्ट ऑफ इन द एनी ऑब्स्ट्रक्शंस, 15/10 kmph एंड बी प्रिपेयर टू स्टॉप शॉर्ट ऑफ इन द एनी ऑब्स्ट्रक्शंस। सी है वेरी कॉशन एंड द बी प्रिपेयर टू स्टॉप शॉर्ट ऑफ एनी ऑब्स्ट्रक्शंस नॉर्मल स्पीड। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी 15/10 kmph। नेक्स्ट है मटेरियल ट्रेल सिंगल लाइन में ब्लॉक सेक्शन में काम करके वापस उसी स्टेशन में आने के लिए लोको पायलट को क्या अथॉरिटी मिलेगा? मटेरियल ट्रेल वर्किंग इन द सिंगल लाइन सेक्शन ऑब्सोल्यूट ब्लॉक सिस्टम आफ्टर वर्किंग इन ब्लॉक सेक्शन रिटर्न बैक टू सेम स्टेशन एलपी विल गेट अथॉरिटी। ऑप्शन दिया TH सदू ब्लॉक बैकिंग द कॉशन ऑर्डर विद द इंस्ट्रक्शन, T806 विथ ब्लॉक बैक विद इन इंस्ट्रक्शन नॉर्मल अथॉरिटी टू प्रोसीड विथ कॉशन ऑर्डर विद द इंस्ट्रक्शन। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी नॉर्मल अथॉरिटी टू प्रोसीड एंड कॉशन ऑर्डर विद द इंस्ट्रक्शंस। नेक्स्ट है इंजन में मार्कर लाइट लाल पीछे की तरफ जलाया जाएगा, अर्थात इन इंजन रियर साइड मार्कर लाइट इज ऑन व्हेन ड्यूरिंग शंटिंग, ये भी सही है। बैंकर लोको टेल लैम्प प्रोविजन इज प्रोवाइडेड, यदि बैंकर लोको में टेल लैम्प लगाने का सुविधा हो। थर्ड है इंजन मूव टू लोको यार्ड, यदि इंजन लोको यार्ड में जा रहा है, लोको शेड में जा रहा है। कपल लाइट इंजन टेल लैम्प नॉट प्रोविजन इन द नॉट प्रोवाइडेड, तो यानी इसका 4 ऑप्शन सही है। और शंटिंग के दौरान भी यदि इंजन लोको यार्ड में जा रहा है तो भी सही है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी 1, 3, 4। सही ऑप्शन है बी 1, 3, 4। नेक्स्ट है सेमी ऑटोमेटिक एडवांस स्टार्टर लाल है तथा ए मार्का जल रहा है, तो ये क्या संकेत देगा? सेमी ऑटोमेटिक एडवांस स्टार्टर सिग्नल इज ए डेंजर, ए मैटर इज ए ग्लोइंग मीन्स इन। ऑप्शन है इन ए मैनुअल मोड, गलत है। सिग्नल इज ए डिफेक्टिव, ये भी गलत है। सिग्नल इज ए ऑटोमेटिक मोड, ये सही है। नॉन ऑफ द दीजिए अब, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी सिग्नल इज इन ऑटोमेटिक मोड। नेक्स्ट है G&SR 2013 रूल बुक के अनुसार OHC के लिए कितने प्रकार के पावर ब्लॉक होते हैं? एंड GSR 2013 रूल बुक्स हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पावर ब्लॉक। तो पावर ब्लॉक 3 तरह के होते हैं। वैसे तो नॉर्मली पावर ब्लॉक 2 होते हैं, एक होता है ट्रैफिक ब्लॉक होता है और एक होता है पावर ब्लॉक होता है। तो पावर ब्लॉक 3 तरह के होते हैं। एक होता है कि पावर ब्लॉक प्री ऑरेंज पावर ब्लॉक होता है, यानी पहले से अरेंजमेंट किया गया। एक होता है प्री ऑरेंज पावर ब्लॉक, दूसरा होता है लोकल पावर ब्लॉक, तीसरा होता है इमरजेंसी पावर ब्लॉक। प्री ऑरेंज पावर ब्लॉक में एक 1 डे पहले TPC या सेक्शन कंट्रोलर को सूचना दी जाती है। तो अर्थात पावर ब्लॉक OHC में पावर ब्लॉक 3 तरह के होते हैं, तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा ए ऑप्शन 3। नेक्स्ट है कोहरे के मौसम के दौरान यदि ऑटो सिस्टम सिग्नल हरा है तो गति .8 किमी घंटे से अधिक नहीं होनी चाहिए। यदि फॉग सेफ डिवाइस कार्य कर रहा है, FSD काम कर रहा है, तो यदि सिग्नल हरा है ऑटोमेटिक सेक्शन में तो स्पीड कितनी है 75 kmph बी। नेक्स्ट है ऑटोमेटिक सेक्शन में यदि गाड़ी खड़ा करने की आवश्यकता हो तो बाधित स्थल से पिछला ऑटो सिग्नल 1200 मीटर है से ज़्यादा दूरी पर हो तो अवरोधित स्थल से बैनर फ्लैग कितनी दूरी पर लगाया जाएगा? इन ऑटोमेटिक सेक्शन इफ ट्रेन रिक्वायर्ड टू स्टॉप एंड डिस्टेंस बिटवीन रियर ऑटो सिग्नल ऑब्स्ट्रक्शन इज मोर देन 1200 मीटर देन बैनर फ्लैग विल बी फिक्स एट।
दिया है बैनर फ्लैग एट 90 मीटर, बैनर फ्लैग एट द 180 मीटर, बैनर फ्लैग एट द 600 मीटर, बैनर फ्लैग एट द 1200 मीटर। तो इसका सही ऑप्शन है 600 मीटर यानी 600 मीटर। नेक्स्ट है कि मैक्सिमम लीव ग्रांटेड इन द स्टेट ऑफ द अबॉर्शन इन द इंटायर टेनर विथ इन द डॉक्टर सर्टिफिकेट। गर्भपात के अवस्था के में चिकित्सा प्रमाण पत्र होने पर पूरे काल में अधिकतम कितने दिनों तक अवकाश दे होता है? तो ऑप्शन दिया है 15 डेज, 45 डेज, 180 डेज, 30 डेज। तो इसका ऑप्शन है बी 45 डे, क्योंकि इस समय इतना दिया जाता है। यदि मैटरनिटी लीव दिया जाता है तो 180 डे दिया जाएगा, यदि पैटर्निटी पैतृक अवकाश दिया जाता है तो 15 डेज दिया जाएगा। तो इसका ऑप्शन है 45 डेज। नेक्स्ट है मंडल कार्मिक अधिकारी एक बार में कितने दिनों तक औसत वेतन एलएपी पर छुट्टी मंजूर कर सकते हैं? डिविजनल पर्सनल ऑफिसर कैन सक्शन लीव ऑन एवरेज पे अप टू डेज एट वंस स्पेल। ऑप्शन दिया है 30 डेज, 45 डेज, 60 डेज, 180 डेज। तो इसका ऑप्शन है 45 डेज यानी 45 दिन तक सक्शन कर सकते हैं। नेक्स्ट है सीएमएस में फेज क्रू के नियम के तहत किस पैरामीटर को चेक किया जाता है? इन सीएमएस पैरामीटर टू बी चेक इन फेज क्रू एज पर रूल इज पीएमई एंड जी&एसआर। दूसरा बी दिया है ट्रैक्शन टेक ट्रेनिंग, सी है एलआर रेस्ट एंड लोको कॉम्पिटेंसी, ऑल ऑफ दी एबव। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ दी एबव, डी ऑप्शन। नेक्स्ट है लोको पायलट कॉल बुक लेने के बाद यदि ड्यूटी के लिए नहीं आता है तो सीएमएस में क्रू का स्टेटस दिखाएगा। इन सर्व कॉल एक्नॉलेज एंड क्रू नॉट टर्न अप फॉर ड्यूटी देन क्रू स्टेटस गोज टू इन सीएमएस। यदि टाइम से साइनिंग ऑन नहीं करते, नहीं आते हैं तो सीएमएस में सिस्टम लेट में चला जाता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी सिस्टम लेट। नेक्स्ट है ट्रेन आगमन और साइनिंग ऑन के बीच अंतर को कहा जाता है डिफरेंस बिटवीन ट्रेन अराइवल एंड साइनिंग ऑन इज ए कॉल्ड। तो पीएडी बोला जाता है, यानी ट्रेन अराइवल और साइनिंग ऑन के अंतर को पीएडी बोला जाता है, जिसे हम लोग बोलते हैं प्री अराइवल डिटेंशन। यदि ट्रेन को डिपार्चर टाइम और एक्चुअल टाइम को पीडीडी बोला जाता है, पीडीडी, यानी ट्रेन अराइवल और साइनिंग ऑन के डिफरेंस को पीएडी, ट्रेन डिपार्चर और साइनिंग ऑन टाइम के डिफरेंस को पीडीडी, प्री डिपार्चर डिटेंशन और प्री अराइवल डिटेंशन के नाम से जाना जाता है। तो यदि ट्रेन अराइवल और साइनिंग ऑन पूछ रहा है तो पीडीडी हो जाएगा, सॉरी ट्रेन डिपार्चर और साइनिंग ऑन के बीच के अंतर को पूछेगा तो पीडीडी, और ट्रेन अराइवल और साइनिंग ऑन के अंतर को पूछेगा तो पीएडी हो जाता है, प्री अराइवल डिटेंशन, प्री डिपार्चर डिटेंशन। नेक्स्ट है ट्रेन आगमन और साइनिंग ऑन के बीच के अंतर को कहा जाता है डिफरेंस बिटवीन ट्रेन अराइवल एंड साइनिंग ऑन इज ए कॉल्ड। तो ट्रेन अराइवल और साइनिंग ऑन के डिफरेंस को पीएडी बोला जाता है, पीएडी, जिसे हम लोग बोलते हैं प्री अराइवल डिटेंशन।
अगर ये पूछता है ट्रेन डिपार्चर और साइनिंग ऑन के अंतर को क्या बोला जाएगा, तो उसको बोला जाता है पीडीडी, प्री डिपार्चर डिटेंशन। यानी इससे दोनों क्वेश्चन तैयार हो गए। जैसे यदि ट्रेन अराइवल और साइनिंग ऑन पूछता है तो पीएडी हो जाएगा, प्री अराइवल डिटेंशन। यदि आपका पूछ रहा है कि ट्रेन डिपार्चर और साइनिंग ऑन के डिफरेंस को क्या कहेंगे, तो पीडीडी बोलते हैं, प्री डिपार्चर डिटेंशन। नेक्स्ट है लोको आउटेज मीन्स क्या होता है, तो ऑप्शन ए दिया है लोको आउटेज इक्वल टू इंजन हावर्स फॉर ट्रैफिक यूज ऑवरी 24 आवर, ये सही है। लोको आउटेज इंजन केएम फॉर ये गलत है, बोथ ये भी गलत है, नॉन ऑफ दीज ये भी गलत है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा लोको आउटेज इक्वल इंजन हावर्स फॉर ट्रैफिक ऑवरी 24 आवर। नेक्स्ट है DAR और 9968 के निम्नलिखित में से कौन सा नियम दंड निर्दिष्ट करता है। विच ऑफ इन द फॉलोइंग रूल्स ऑफ DAR 1968 डज एक्सपेक्ट द पेनाल्टीज, तो इसका सही ऑप्शन है D9 रूल, यानी डी ऑप्शन हो जाएगा रूल 9। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस व्यक्ति का बचाव सलाहकार के रूप में नियुक्ति करने की अनुमति नहीं है। विच ऑफ इन द फॉलोइंग पर्सन इज नॉट अलाउंस विथ द इजेज एज इन द डिफेंस काउंसिल, तो पहला दिया है सर्विंग रेलवे एम्प्लॉई, ए रिटायर्ड रेलवे एम्प्लॉई, ए ट्रेड यूनियन ऑफिसर, ए लीगल पेटिशनर यानी याचिकाकर्ता, यानी इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है रेल सेवक D&A नियमों की कुल संख्या कितनी है, वे कितने भागों में विभाजित है। हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ रूल द रेलवे सर्वेंट D&A रूल्स डू कंटेंट एंड हाउ मे पार्ट आर दे डिवाइडेड, तो दिया है रूल 31 इन द IB पार्ट, 25 रूल इन द BI पार्ट, 31 रूल इन द 7th पार्ट, 25 रूल इन द 7th पार्ट। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा C 31 रूल इन द 7th पार्ट। नेक्स्ट है जांच अधिकारी अपने कार्यों को निम्नलिखित में से सौंप सकता है। इंक्वायरी ऑफिसर कैन डेलीगेट दिस फंक्शन टू डिसिप्लिनरी अथॉरिटी, डिफेंस हेल्पर, प्रेजेंटिंग ऑफिसर, वी कैन नॉट डेलीगेट, इसका सही ऑप्शन है वी कैन नॉट डेलीगेट। नेक्स्ट है लोको निरीक्षर लीव रिजर्व को ... किस श्रेणी में प्रदान किया जाता है, अर्थात लीव रिजर्व फॉर द लोको इंस्पेक्टर इज प्रोवाइडेड इन द कैटेगरी ऑफ, तो पहला दिया है LP गुड्स, LP पैसेंजर, LP मेल लोको इंस्पेक्टर, तो इनको LP पैसेंजर के कैटेगरी में रिजर्व किया जाता है लीव रिजर्व LP पैसेंजर। नेक्स्ट है बब फोर्स कहाँ डेवलप होता है, यानी बब फोर्स इन द डेवलप एट ड्रॉप्ड गियर, ड्रॉ गियर, नकल या योग, तो बब फोर्स ड्रॉप्ड गियर में डेवलप होता है। नेक्स्ट है कोचिंग ट्रेन में C3W के कंट्रोलर रिजर्वायर में प्रेशर होता है। इन द कोचिंग ट्रेन देयर इज ए प्रेशर इन द कंट्रोल रिजर्वायर ऑफ C3W, तो कंट्रोल रिजर्वायर में प्रेशर 5 kg होता है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा A। नेक्स्ट है टी लिमिट टर्मिनेशन बोर्ड ब्रिज पर होने के कितनी दूरी पर लगाया जाता है, यदि लोको MU है। द टर्मिनेशन बोर्ड ऑफ टी लिमिट प्लेस एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम इन द क्रॉसिंग ऑफ द ब्रिज इन द लोको इन द MU, 150 मीटर, 130 मीटर, तो इसका ऑप्शन है C 100 मीटर। नेक्स्ट है जब वैगन पूर्णतः लोड है तो लोड इम्पटी हैंडल को लोड से सेट किया जाए यदि उसका कुल भार
कितने डॉट डॉट टन से ऊपर हो, यानी व्हेन द वैगन इज ए when the wagon is fully loaded, the loaded empty handle should be said to be the load of this total load b over the in ton। तो 50 टन, 60 टन, 81.28, 20.5 टन। तो इसका सही ऑप्शन है ए 50 टन। नेक्स्ट है बाल वाले 24 सवारी डिब्बे में आपातकालीन ब्रेक लगाने के दौरान ब्रेक पाइप प्रेशर को तेजी के साथ निकालने की व्यवस्था कहते हैं। लिखता है वाल प्रोवाइडेड रैपिड वेंटिंग अप इन द ब्रेक पाइप ओनली ड्यूरिंग इमरजेंसी ब्रेक एप्लीकेशन इन द LHB कोच के R1DB PEACD ब्रेक पाइप एक्सीलेटर CDTS। तो इसका सही ऑप्शन है ब्रेक एक्सीलेटर। जब हम लोग LHB कोच में यदि इमरजेंसी ब्रेकिंग किया जाता है तो ACP किया जाता है, तो LHB कोच में प्रत्येक में एक ब्रेक एक्सीलेटर लगा होता है। यानी किसी भी कोच से या ACP किया गया, गार्ड द्वारा BP प्रेशर ड्राइव किया गया, IE9 द्वारा इमरजेंसी लगाया गया, तो ये ब्रेक एक्सीलेटर सर्विस में आके सभी कोचों में लगा होता है, तेज़ी से ब्रेक लगाता है। नहीं, सभी कोचों में एक समान ब्रेक इमरजेंसी लगेगा। तो उसी के बारे में पूछा है, तो ये हो जाता है ब्रेक पाइप एक्सीलेटर, एक डिवाइस है जो प्रत्येक कोच के अंडर फ्रेम में लगा होता है। नेक्स्ट है WG7 सिंगल लोको का शुष्क मौसम में 150 ऑफ ग्रेडियंट में स्टार्ट करने के लिए कितना लोड होने के पर ट्रेन की हॉलिंग कर सकता है। हॉलिंग कैपेसिटी ऑफ WG7 सिंगल यूनिट इन 150 ऑफ ग्रेडियंट इन टेंजेंट ट्रैक एट ड्राई कंडीशन। तो दिया है 3693 टन, 3564 टन, 3978 टन और 4250 टन। तो इसका सही ऑप्शन है 3978 टन। नेक्स्ट है LHB कोच में किस तरह का ब्रेक सिस्टम लगा होता है, अर्थात इन LHB कोच टाइप ऑफ ब्रेक सिस्टम इज ए प्रोवाइडेड बोगी माउंटेड ब्रेक सिस्टम, बॉडी माउंटेड ब्रेक सिस्टम, एक्सल माउंटेड डिस्क ब्रेक सिस्टम, व्हील माउंटेड डिस्क ब्रेक सिस्टम। तो इसका सही ऑप्शन है एक्सल माउंटेड डिस्क ब्रेक सिस्टम, क्योंकि LHB कोच में जो प्रत्येक व्हील यानी 8 चक्के पे जो ब्रेक लगा होता है, वो जो एक्सल होता है उस एक्सल में एक डिस्क लगाया गया होता है, तो उस डिस्क पर ब्रेक पूछा गया है, तो एक्सल माउंटेड डिस्क ब्रेक होता है। यदि ICF कोच पूछता है तो बोगी माउंटेड ब्रेक सिस्टम होता है उसमें, जो कि बोगी के ऊपर लगा रहता है, लेकिन इसमें एक्सल माउंटेड डिस्क ब्रेक होता है LHB कोच में। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा C एक्सल माउंटेड ब्रेक डिस्क। नेक्स्ट है BP कंटिन्यूटी टेस्ट निम्नलिखित परिस्थितियों में किया जाता है। तो BP प्रेशर कंटिन्यूटी डन इज ए फॉलोइंग सिचुएशन। पहला आफ्टर अटैचिंग व्हीकल रियर ऑन द ट्रेन, ये भी सही है। आफ्टर अटेंडिंग ब्रेक बाइंडिंग, ये भी सही है। एट ट्रेन ओरिजिनेशन स्टेशन, ये भी सही है। आफ्टर डिटैचिंग लास्ट व्हीकल फ्रॉम ट्रेन, ये गलत है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 1, 2 और 3, यानी इसका सही ऑप्शन है फर्स्ट 1, 2 और 3। नेक्स्ट है एंटी क्रिप वायर को लगाया जाता है। एंटी क्रिप वायर इज प्रोवाइडेड विथ, दिया है रेगुलेटेड वेची, अनरेगुलेटेड वेची, बोथ ए एंड बी एंड नॉन। एंटी क्रिप ATRD का क्वेश्चन है। पहले हम लोग समझ लेते हैं, जैसे कि इससे आपके कई फंडा क्लियर हो जाएंगे। जैसे रेगुलेटेड वेची किसे कहते हैं, रेगुलेटेड वेची जो दिया है, यदि आप इलेक्ट्रिक सेक्शन में गाड़ी चले होंगे तो ये जो मास्ट लगा रहता है, ये भी मास्ट लगा रहता है, तो इसके बीच में जो कंटैक्ट या कैटेनरी वायर होते हैं, तो आपने देखा होंगे कि यहाँ पुल्ली के थ्रू यहाँ पर आपके जो काउंटर वेट लगे होते हैं, जिसे हम लोग ATD बोलते हैं, ATD।
और देखेंगे कि साइड में भी आपके काउंटर वेट के साथ एटीडी डिवाइस लगा रहता है, जो हमारा कैटेनरी या कंटैक्ट वायर होता है, इन्हीं एटीडी के थ्रू ये टेंशन में रहता है। तो रेगुलेटेड वेची उसे कहते हैं जिसमें जो हमारे टेंशन लेंथ का ये वेची होता है, दोनों तरफ एटीडी डिवाइस लगा है, तो उसे हम रेगुलेटेड वेची कहते हैं। एक होता है सेमी रेगुलेटेड वेची, जिसमें एक ही तरफ वेची लगा हो, एक तरफ यहाँ एंकरिंग करके सीधे ऐसे आपको यहाँ से फिक्स करके एक इंसुलेटर लगा के एक तरफ एटीडी लगा देंगे, यानी जो आपका काउंटर वेट जो लगा रहता है, जिसमें एक ही तरफ एटीडी डिवाइस लगा रहता है, उसे सेमी रेगुलेटेड वेची बोला जाता है। अनरेगुलेटेड वेची किसे बोलेंगे? तो अनरेगुलेटेड वेची में ये जो आपका एटीडी होता है, जो काउंटर वेट लगा रहता है, इसमें ये दोनों तरफ नहीं रहते हैं। वेची अर्थात कंटैक्ट वायर को इसी मास्ट के थ्रू फिक्स कर दिया जाता है। आप समझ गए हैं कि रेगुलेटेड वेची में दोनों तरफ एटीडी, सेमी रेगुलेटेड में एक तरफ वेची, तथा अनरेगुलेटेड वेची में किसी तरह एटीडी डिवाइस नहीं लगा रहता है। तो ये मान लीजिए कि हमारा जो रेगुलेटेड वेची है, दोनों तरफ एटीडी लगा है, तो इसी के मिडल में सबसे मध्य में एंटी क्रिप वायर लगा रहता है। ऐसे करके इसी खम्भे से बांधा रहता है, क्योंकि जब हमारा पेंटो चलता है तो प्रेशर से चलता है। तो मान लीजिए ये पुली पे रखा हुआ है, तो इधर घिसेगा तो पेंटो का जो है कंटैक्ट वायर है तो आगे पीछे होगा, तो उससे को बचाने के लिए एंटी क्रिप यानी इस कैटेनरी वायर में एंटी क्रिप वायर के थ्रू दोनों तरफ पोल में इसको इंसुलेटर के थ्रू लगाया रहता है कि जो हमारा कंटैक्ट वायर है वो जो रेगुलेटेड वेची में अप डाउन यानी इधर उधर न डिसबैलेंस न हो, यानी डिसबैलेंस को रोकने के लिए ही एंटी क्रिप सबसे बीच में लगाया रहता है। और किस में लगा होता है? सिर्फ रेगुलेटेड वेची में। तो आई होप इसको आप समझ गए होंगे। तो इसका सही ऑप्शन है रेगुलेटेड वेची। नेक्स्ट है रनिंग स्टाफ को इस प्रकार वर्गीकृत किया जाता है, अर्थात रनिंग स्टाफ आर इन द क्लासिफाइड, यानी कार्यकाल नियमों के अनुसार रनिंग कर्मचारियों को 4 भागों में बांटा गया है, जो ऑप्शन भी दिया गया है। इंटेंसिव में बांटा गया है, एसेंशियल, इंटरमीडिएट में, और एक्सक्लूडेड और कंटिन्यूअस। इन 4 वर्गों में कर्मचारियों को कार्यकाल नियमों के अनुसार कर्मचारियों को 4 वर्ग में बांटा गया है। तो पूछ रहा है कि रनिंग स्टाफ इन चारों में से किस में आते हैं? तो रनिंग कर्मचारी हमारे जो लोको पायलट या ट्रैफिक कंट्रोलर जो रनिंग से संबंधित हैं वो कंटिन्यूअस में आते हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। यदि इंटेंसिव है जो गहन इसमें यदि पूछता है कि इसमें इंटेंसिव में कर्मचारी कौन कौन से आते हैं, तो इंटेंसिव में आपको टेलीफोन ऑपरेटर, बेतार ऑपरेटर, सेक्शन कंट्रोलर, सिग्नल मैन, केबिन मैन आदि हमारे इंटेंसिव के अंतर्गत आते हैं। और ये दिया है एसेंशियल इंटरमीडिएट, जिसे हम लोग बोलते हैं आवश्यक रूप से विरामी। इस कैटेगरी के अंदर सफाई कर्मचारी, विश्राम गृह के केयर टेकर, सैलून परिवार, बंगला के कर्मचारी, ये सब आते हैं इसेंशियल इंटरमीडिएट। अब है नेक्स्ट एक्सक्लूडेड, जिसे हम लोग बोलते हैं अपवर्जित एक्सक्लूडेड। इसमें आपको एक्सक्लूडेड में गोपनीय कार्यों में लगे जो कर्मचारी होते हैं, एसएसबी, अध्यापक, पर्यवेक्षक कर्मचारी, इंचार्ज, स्वास्थ्य शिक्षक, परिवार नियोजन फील्ड, ये सब हमारे कहाँ आते हैं? एक्सक्लूडेड कर्मचारी। अगर इसमें और देख लेते हैं कंटिन्यूअस में हमारे क्लर्क आ जाएंगे, टाइपिस्ट आ जाएंगे, लोको पायलट आ जाएंगे, ट्रैफिक रनिंग कर्मचारी, संटर, गार्ड, टीटी, ये सब यदि पूछता है कि किस वर्ग में है तो हो जाएंगे हमारे कंटिन्यूअस सतत श्रेणी में। नेक्स्ट है कि गहन श्रेणी के ड्यूटी के मानक घंटे सप्ताह में हैं, अर्थात द स्टैंडर्ड आवर्स ऑफ ड्यूटी इन द इंटेंसिव क्लासिफिकेशन हावर्स इन द वीक्स, यानी जो अभी जो 4 वर्ग के कर्मचारी बांटे गए हैं उनके सप्ताह में स्टैंडर्ड जो ड्यूटी भी होता है तो उसी के बारे में पूछा है। तो यदि हमारे गहन कर्मचारी हैं जिसे इंटेंसिव बोलते हैं,
इंटेंसिव के लिए स्टैंडर्ड हावर 42 घंटा होता है। एसेंशियल, इंटरमीडिएट या कंटिन्यूअस, यदि कंटिन्यूअस की बात करें तो कंटिन्यूअस में ड्यूटी हावर 48 हावर होता है। और एसेंशियल, इंटरमीडिएट आवश्यक रूप से विरामी कर्मचारियों के लिए 44 होता है। अर्थात इंटेंसिव के लिए 42 आवर, कंटिन्यूअस के लिए 48 तथा एसेंशियल इंटरमीडिएट के लिए 54 होता है स्टैंडर्ड ड्यूटी हावर। तो क्वेश्चन में पूछा है स्टैंडर्ड हावर्स ऑफ द ड्यूटी इंटेंसिव क्लासिफिकेशन, तो इंटेंसिव क्लासिफिकेशन का हो जाएगा 42। नेक्स्ट है असिस्टेंट लोको पायलट के लिए सक्षमता प्रमाण पत्र है, तो असिस्टेंट लोको पायलट के लिए सक्षमता प्रथम TR10 होता है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी TR10। नेक्स्ट है SIB लोको में यदि BLBMT कार्य न करे तो LSCHBA बुझने के कितनी देर बाद DJ ट्रिप होगा। DJ ट्रिप आफ्टर डॉट डॉट फ्रॉम LSCHBA इंग्विश इफ BLBMT टू नॉट वर्किंग इन द SIB लोको, यानी LSCHBA बुझने के बाद DJ यानी BLBMT नहीं काम करेगा। तो यदि मान लीजिए कि हमने DJ क्लोज कर दिया, तो DJ तो क्लोज हो गया, जैसे ही SIB स्टार्ट हो गया, SIB स्टार्ट होगा कितने सेकंड के बाद, 10 या 12 सेकंड के बाद SIB स्टार्ट होगा। जब SIB स्टार्ट होता है तभी LSCHBA का लैंप बुझता है QCON के NCI के थ्रू। अर्थात जब SIB स्टार्ट होगा, जैसे ही SIB 415 वोल्ट आउटपुट करेगा, वैसे ही QCON रिले इनर्जाइज होगा। जैसे ही QCON रिले इनर्जाइज होगा, LSCHBA के लैंप को बुझा देगा। तो QCON रिले इनर्जाइज हुआ और QCON का एक NCI जो Q118 के ब्रांच पे बाईपास किया गया है SIB के DJ कंट्रोल सर्किट में, जैसे इनर्जाइज हो जो वो हट जाएगा। अब आपका MVMT2 ब्लोअर है जो काम नहीं कर रहा है, तो उसके रिले QVMT2 भी नहीं काम करेंगे। जो आपके Q118 के ब्रांच पे ऊपर सबसे लगा है QVMT1, QVRH तथा QVMT2 के NY लगे होते हैं। जब ब्लोअर चलेगा तभी ने पिकअप होगा, तीसरा स्थिति को सप्लाई आती है। तो ब्लोअर चला नहीं, और जो इधर से QCON का NCI इंटरलॉक के थ्रू इसको पैरेलल में लगाया गया था, तो हट गया। अब सप्लाई सीधे आना चाहिए ब्लोअर स्टार्ट होने पर। तो इसमें से एक ब्लोअर जब नहीं चला तो Q118 रिले क्या हो जाएगा, डी एनर्जाइज हो जाएगा। जब Q118 डी एनर्जाइज हो गया तो ये लैग रिले है, 5.5 सेकेंड का लैग है। तो डी एनर्जाइज होने के बाद भी 5 सेकेंड तक बना रहेगा, और 5 सेकेंड के बाद Q44 के ब्रांच से जो इसका NY लगा वो हट जाएगा, यानी 5 सेकेंड इसका लैग और 0.6 सेकेंड Q44 का लैग, यानी 5.6 सेकेंड तक डीजे को रोक के रखेगा, उसके बाद डीजे को ट्रिप करा देगा। अर्थात LSCHBA बुझने के 5.6 सेकेंड के बाद डीजे क्या हो जाएगा, ट्रिप कर जाएगा। अर्थात इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 5.6। नेक्स्ट है C श्रेणी के लोको पायलट की ग्रेडिंग तय करने में कुल अंक। तो C श्रेणी के लोको पायलट की ग्रेडिंग तय करने में फर्स्ट है 50 से 59 होता है। अभी हमने बताया कि यदि C श्रेणी का पूछता है तो 50 से 59 होता है। यदि B श्रेणी के पूछते हैं तो 60 से 79 होता है। यदि A श्रेणी के पूछते हैं तो 80 से 100 यानी 80 से ऊपर होता है। तो इसका ऑप्शन ही हो जाएगा 50 से 59। नेक्स्ट है ACTM के अनुसार इलेक्ट्रिक फिटनेस सर्टिफिकेट पार्ट 2 किसके द्वारा जारी किया जाता है। अर्थात एज पर ACTM इंजन फिटनेस सर्टिफिकेट पार्ट 2 इज ए चेक बाई, लिखा है चेक बाय द मेंटेनेंस स्टाफ ओनली, चेक बाय द रनिंग स्टाफ ओनली, ज्वाइंट चेक बाय द मेंटेनेंस स्टाफ द रनिंग स्टाफ,
नन ऑफ द दीज, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, ज्वाइंट चेकिंग बाई मेंटेनेंस स्टाफ एंड रनिंग स्टाफ। नेक्स्ट है LHB एयर सस्पेंस कोच वाले रेक में यदि ACP हो जाए तो फीबा का इंडिकेटर दिखाएगा। इफ ACB इन LHB एयर सस्पेंशन रेक देन फीबा इंडिकेटर विल शो। तो ACP होने से फीबा जो अपना डिवाइस लगा है तो उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। फीबा जिसे हम लोग फेल्योर इंडिकेशन कम ब्रेक एप्लीकेशन बोला जाता है। फीबा आपको LHB कोच में मिलेगा, LHB कोच में मिलेगा। ये प्रत्येक बोगी में 2 लगा होता है, यानी प्रत्येक कोच में 2 लगा होता है, एक बोगी में 1 और दूसरा बोगी में दूसरा, यानी प्रत्येक बोगी के लिए एक एक लगे होते हैं। ये फीबा कब ऑपरेट होता है, यदि इसका जो यूनिट है, इसका जो डिवाइस है, मान फंक्शनिंग कर रहा है तब ऑपरेट होता है। तो ऑपरेट होता है तो ये इसका इंडिकेटर ग्रीन दिखता है नॉर्मल में, यदि ऑपरेट होता है तो रेड हो जाएगा। और दूसरा कंडीशन, यदि जो हमारा एयर बेलो लगा है, एयर स्प्रिंग जिसे हम लोग बोलते हैं, एयर स्प्रिंग और LHB कोच में, यदि वो फट गया किसी कारण से, या जो उसका प्रेशर 1.1 kg रह गया जो उसमें प्रेशर, तब हमारा फीबा ऑपरेट होता है। ACP होने से हमारे फीबा पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा कि ACP इन LHB सस्पेंशन रेक इन द फीबा इंडिकेटर विल शो एनी इंडिकेशन, रेड, ग्रीन, व्हाइट, नो एनी इंडिकेशन। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा नो एनी इंडिकेशन। नेक्स्ट है यदि मालगाड़ी में डेड पावर जोड़ा जाता है तो डेड पावर को लेकर ट्रेन की लंबाई से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इफ द डेड पावर एडेड टू ज्वाइन गुड्स ट्रेन द लेंथ ऑफ इन द ट्रेन शुड नॉट बी मोर देन इंक्लूडिंग डेड पावर। तो इसका ऑप्शन है 696, 686 तथा 700, 725। तो इसका सही ऑप्शन है डी, 725। नेक्स्ट है किस क्लास के इंटरलॉकिंग में मेन लाइन का आइसोलेशन आवश्यक नहीं है। तो स्टैंडर्ड 1, स्टैंडर्ड 2, स्टैंडर्ड 3, स्टैंडर्ड 4। तो इसका ऑप्शन है 2, 3 और 4। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है एयर ब्रेक सिस्टम में कितनी देर से BP प्रेशर ड्रॉप करने पर ब्रेक सिलेंडर पिस्टन ऑपरेट होता है, यानी DB की सेंसिटिविटी पूछा जा रहा है कि DB सेंस कब करता है। यदि 0.6 kg प्रति सेकेंड का प्रेशर 6 सेकेंड में ड्रॉप कर रहा है तो हमारा DB सेंस करता है, यानी ब्रेक तब लगेगा तभी पिस्टन बाहर निकलेगा। तो इसका पहला ही ऑप्शन सही है, 0.6 kg प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर 6 सेकेंड में। नेक्स्ट है बिना गार्ड के काम करते समय अंतिम व्हीकल के पिस्टन कार्य करना चाहिए। अंतिम 4 में से 3 पिस्टन कार्य करना चाहिए। अंतिम वैगन या ब्रेक वाहन का पिस्टन कार्य करना चाहिए। अंतिम 4 में कोई 3 पिस्टन कार्य करना चाहिए। अंतिम 4 व्हीकल के पिस्टन कार्य करना चाहिए। तो इसका सही ऑप्शन है बिना गार्ड के काम कर रहे हैं तो अंतिम वाहन का ब्रेक वैन का पिस्टन कार्य करना चाहिए, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है BLVMT क्लोज करने पर STC बंद हो जाता है परंतु DJ क्लोज रहता है, संभावित कारण क्या है। यानी जब हम BLVMT नहीं ऑन किए रहते हैं और DJ हमारा क्लोज है तो जो हमारा STC है, जो जिसे हम लोग स्टैटिक कन्वर्टर बोलते हैं, इसको सप्लाई आपका CCINB फ्यूज से होते हुए यहाँ पर आपका एक पहले तो BLVMT का इंटरलॉक लगाया गया था, NCI इंटरलॉक। BLVMT आजकल हटा के QSBM का इंटरलॉक लगा दिया, QSM का NCI इंटरलॉक है। तो इसके थ्रू आके सप्लाई यहाँ पर मिल रहा है। हम BLVMT स्विच नहीं ऑन किए हैं तो जो हमारा STC को सप्लाई मिल रहा है वो इस तरह से, यानी एक तरफ BLVMT स्विच है, एक तरफ QSBM के NCI है। यदि मॉडिफाई नहीं किया गया तो BLVMT की NCI के थ्रू, जैसे BLVMT ऑफ है तो उसका NCI लगा रहता है तो STC को सप्लाई मिलती है। लेकिन जब हम BLVMT को ऑन करते हैं तो देखते हैं कि एक और यहाँ QSBM का NY लगा है जो 2 सेकेंड का
टाइम लैग रिले होता है, टाइम डिले रिले है 2 सेकंड का QSBM टाइम डिले रिले, तो इसका NY लगा है। तो जब BLBMT ऑन करते हैं तो QSBM एक रिले है ये 2 सेकंड का, तो QSBM को सप्लाई CCA फ्यूज से मिलता है, QSBM को सप्लाई CCA से मिल रहा है। जब हमने BLBMT ऑन किया तो QSBM इनर्जाइज होगा जब, तो इसका NCI हट जाएगा। तो देखते हैं जब भी हम BLBMT ऑन करते हैं तो हमारा स्टैटिक कन्वर्टर बंद हो जाता है। तो ये जो 2 सेकंड का डिले रिले है, इनर्जाइज होने के बाद भी 2 सेकंड के बाद यहाँ इंटरलॉक लगाता है, तब STC को यानी SIB को सप्लाई मिलती है तो स्टार्ट होता है। पता चला कि QSBM इनर्जाइज हुआ या इसके इंटरलॉक नहीं लगे या इनर्जाइज ही नहीं हुआ तो क्या होगा, STC तो बंद हो जाएगा, SIB बंद होगा, लेकिन QSBM नहीं इनर्जाइज होगा तो दोबारा स्टार्ट नहीं होगा, लेकिन आपका DJ क्लोज ही रहेगा। तो खराबी क्या हो सकता है, QSBM स्वयं खराब हो सकता है या इस QSBM रिले को जो CCA फ्यूज से सप्लाई आ रही है तो ये भी मेल्ट हो सकता है। तो देखिए ऑप्शन में क्या क्या दिया है, दिया है कि QCON डिफेक्ट, QSBM डिफेक्ट, CCA मेल्ट, QSIT रिले, अर्थात इसका सही ऑप्शन है QSBM डिफेक्ट और CCA मेल्ट। 2 और 3 किसमें है, डी ऑप्शन में, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है वाइल कैलकुलेटिंग द हॉलिंग कैपेसिटी द लोको इन वेट कंडीशन गेट परसेंट लेस एडिशन कंपेयर टू ड्राई कंडीशन। तो दिया है 5%, 10%, 15%, 20%, तो इसका सही ऑप्शन है डी 20%। नेक्स्ट है बोगी माउंटेड ब्रेक सिस्टम वाले EHL मल्टी वैगन में कार्य करते समय इमरजेंसी ब्रेक एप्लीकेशन के दौरान लोडेड वैगन में जाने वाले ब्रेक सिलेंडर की तुलना में कितना % एम्प्टी वैगन के ब्रेक सिलेंडर में भेजता है। वाइल वर्किंग इन द EHL एम्प्टी वैगन विथ बोगी माउंटेड ब्रेक सिस्टम, व्हाट % ऑफ प्रेशर goes into brake cylinder of in the empty wagon as compared to the brake cylinder that goes to loaded wagon during emergency brake application। तो इसका सही ऑप्शन है 60%, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी 60%। नेक्स्ट है दुर्घटना के समय ट्रैक मैनेजमेंट में पॉइंट ऑफ माउंट को किस अक्षर से दर्शाया जाता है, 0, 1, 2 या 3। तो 0 अक्षर से दर्शाया जाता है। नेक्स्ट है सतर्कता आदेश का परीक्षण, सतर्कता आदेश के अभिलेखों के पन्ने के निर्गत की तारीख है, यानी रिकॉर्ड फाइल ऑफ इन द कॉशन ऑर्डर शैल बी प्रिजर्वेड फॉर पीरियड ऑफ आफ्टर इश्यू, यानी कॉशन ऑर्डर जिस डेट से दिया जाता है उसके 1 ईयर तक उसको प्रिजर्व रखा जाता है, तो इसका सही ऑप्शन है सी 1 ईयर। नेक्स्ट है वाइल वेयर पॉसिबल द ट्रेन विथ द हॉट एक्सल इज एडमिटेड ऑन मेन लाइन, लूप लाइन, सेकेंड लूप लाइन, नॉन, यानी जहाँ तक संभव हो गर्म धुरी वाले ट्रेन को पर स्टेशन में एडमिट किया जाता है, तो हॉट एक्सल वाली ट्रेन को जहाँ तक हो मेन लाइन में रिसीव किया जाता है। नेक्स्ट है ट्रेन काम करते समय सेक्शन में 2 डेटोनेटर फटे तो यह क्या संकेत देता है, अर्थात वाइल वर्किंग ट्रेन इन द सेक्शन ऑफ ए डेटोनेटर बस्ट मीन्स foggy weather approaching first stop signal, protection was done by the someone before foggy weather approaching first stop signal, none of the these। तो इसका सही ऑप्शन है foggy weather approaching first stop signal। नेक्स्ट है 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा शामिल नहीं है, उर्दू भाषा, सिंधी भाषा, ब्रज भाषा तथा कोंकणी। तो इसका सही ऑप्शन है सी ब्रज भाषा। नेक्स्ट है हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश किस अनुच्छेद में दिया गया है,
तो ये अनुच्छेद 351 में दिया गया है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट है तकनीकी मौलिक पुस्तक लेखन पुस्तक योजना किसके नाम से है? तो तकनीकी मौलिक पुस्तक लाल बहादुर शास्त्री के नाम से जाना जाता है, लिखा जाता है। नेक्स्ट है संघ में शासकीय प्रयोजन के लिए प्रयोग होने वाली अंकों का रूप क्या है? तो प्रयोग होने वाली अंकों का रूप है 1, 2, 3, 4। नेक्स्ट है मातृभाषा के अनुसार कोटि क में वर्गीकृत कर्मचारी कौन है? तो लिखा है जिनकी भाषा हिंदी है, जिनकी भाषा मातृभाषा मराठी है, जिनकी मातृभाषा दक्षिणी भारतीय भाषा या अंग्रेजी है, जिनकी मातृभाषा पंजाबी है। तो इसका सही ऑप्शन है ए, जिनकी मातृभाषा हिंदी है। नेक्स्ट है केंद्रीय हिंदी समिति में कुल कितने सदस्य हैं? तो केंद्रीय हिंदी समिति में कुल 41 सदस्य हैं। नेक्स्ट है संविधान के 17वें भाग में कुल कितने अनुच्छेद हैं? तो संविधान के 17वें भाग में 9 अनुच्छेद हैं। नेक्स्ट है प्रथम राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ था? तो प्रथम राजभाषा आयोग का गठन 7 जून 1955 में हुआ था, तो इसका ऑप्शन बी है। नेक्स्ट है कमलापति शिवाजी राजभाषा स्वर्ण पदक किस स्तर के अधिकारियों के लिए है? तो ये है महाप्रबंधक एवं उनसे ऊपर के स्तर के अधिकारियों के लिए, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है कोटि घ के कर्मचारी हेतु कौन सा पाठ्यक्रम हिंदी प्रशिक्षण हेतु होता है? तो कोटि घ के कर्मचारियों के लिए पाठ्यक्रम हिंदी प्रशिक्षण प्रवीण होता है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, प्रवीण। धन्यवाद साथियों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। जो भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हों तो कृपया सब्सक्राइब भी कर दें।